हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ लोग के चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आ रही हूँ आपके लिए। पहले भी काफ़ी वीडियोस इस पर मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आपने देख भी ली होंगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिस सब्जेक्ट पर आपको और वीडियोस चाहिए होंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो सब्जेक्ट का नेम ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। एक कंपनी अंकेक्षक को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक द्वारा, जनरल मीटिंग आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आम सभा में या फिर कैग के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अपॉइंट करता है उसी के पास अथॉरिटी होती है आपको रिमूव करने की भी। तो जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसको कौन करता है अपॉइंट? उसको करता है जनरल मीटिंग जो होती है, एजीएम जिसे बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, यानी कि जो अंशधारक होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो उनको ही राइट भी होगा रिमूव करने का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना भी दे रखा हो, सिर्फ आपका जो है ये दे रखा हो कि शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। क्रय वापसी का प्रमाणन किसके आधार पर किया जाता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवाइस या फिर कैश मेमो। यहाँ पर कह रहा है परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न की बात होती है यानी कि आपने कुछ परचेज किया था, वो परचेज अब रिटर्न करना है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिटर्न करना है, तो किस बेसिस पर आप उसका वाउचिंग करेंगे? जो प्रमाणक होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, पहले की वीडियोज में भी आप लोग को बता चुकी हूँ, वो उनका मेन काम क्या होता है कि जो एंट्रीज करी होती है वो उसका एक तरह से प्रमाण होते हैं, एक साक्ष्य होते हैं, एविडेंट होते हैं। जैसे कि आप मार्केट से कुछ परचेज़ करते हैं, मॉल में जाते हैं, सभी को पता है, वहाँ पर क्या होगा, एक आपको रिसिप्ट दी जाती है, कैश मेमो होता है जिसमें कि सारी डिटेल रहती है कि आपने वहाँ पर क्या परचेज़ किया है, कितना आपका जीएसटी लगा है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं उसमें। तो वही चीज़ यहाँ पर रहती है कि इसमें भी जो वाउचर्स होते हैं, वो भी मेन आपके एविडेंट होते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं, क्या जो है ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं। अब ये बात तो हो गई वाउचर्स के बारे में। और उसी काम को क्या कहते हैं, जब हम उससे जो जर्नल में हमने एंट्रीज़ करी, यानी जो वाउचर से हमने जर्नल में एंट्रीज़ करी होती हैं, इन एंट्रीज़ को जब हम प्रमाणित करते हैं, चेक करते हैं कि ये एंट्रीज़ वाउचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वही प्रोसेस आपकी वाउचिंग या फिर प्रमाणन कहलाती है। इसी को ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बोला जाता है किसको? वाउचिंग को, प्रमाणन को। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर ऑप्शन होगा वाउचिंग, प्रमाणन, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न का करना है तो किसके बेसिस पर करेंगे? डेबिट नोट के बेसिस पे करेंगे। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। इसे कौन इशू करता है? कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है, तो इसको कौन इशू करता है? जो क्रेता होता है। जो क्रेता होता है, जो परचेज कर रहा होगा, जो बायर होता है, वो इसको इश्यू करता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये 3 काम ज़रूर से कर दीजिए, बिल्कुल फ्री हैं, कोई पेमेंट आपको नहीं करना होता है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है। एज़ पर सेक्शन 141 हू इज़ डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर। धारा 141 के अनुसार अंकेक्षक बनने के लिए कौन अयोग्य होता है? A character, a chartered accountant, an officer or employee of the company, a person with sound mind, none of these. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्शन 144 में हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एन ऑडिटर, तो यहाँ पर ऑडिटर बनने के डिस्क्वालीफाई कौन सा व्यक्ति कर दिया जाएगा पूरी तरह से? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो तो होता ही है। कोई पर्सन जो है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी जो है, उसको आप इंटरनल ऑडिटर तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ ऑडिटर की बात की जाए तो उसको पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी का ही है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, कोई भी एरर्स है, तो उसको छुपा सकता है। इस तरह से उसको कभी भी अपॉइंट नहीं किया जाता, कोई भी कंपनी से लेना देना नहीं होता है जो ऑडिटर होता है उसका। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल ऑडिटर की अगर बात करें तो वो नहीं होता। और उसके लिए सेक्शन किसमें योग्यताएँ बताई गई हैं?
वो 141 में बताई गई। ये भी ध्यान में रखिए कि कभी-कभी भी पूछ लेता है कि सेक्शन कौन-सा है। और यहाँ पर जो सी वाला पॉइंट है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति तो बिल्कुल है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा दोनों के बीच में, कंपनी और ऑडिटर के, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ मस्तिष्क का होना कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग वॉचिंग इज टू सी दैट ट्रांजेक्शंस आर। प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक का कर्तव्य यह देखना है कि लेन-देन ऑथोराइज्ड हैं, रिलेटेड टू बिजनेस हैं, करेक्टली रिकॉर्डेड हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑडिटर्स की ड्यूटी जो होती है वॉचिंग से रिगार्डिंग इससे रिलेटेड टू सी द ट्रांजेक्शन आर, किस तरह के हैं। तो यहाँ पर अधिकृत है, अथोराइज्ड है, ये देखना भी होता है। रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, आपने कोई और एक्सपेंसेस दिखा दिए हैं जिससे कि आपको कोई आपने कोई गुप्त संचय जिसे कहा जाता है, रिजर्व आपने स्टॉकों को बना लिया है, करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं, तो सारे पॉइंट आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अंकेक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। सेक्शन है 139, 43, 140 या फिर 141। तो यहाँ पर जो ऑडिटर के पावर्स या फिर ड्यूटीज को बताया गया है वो सेक्शन 143 में बताया गया है। कि 143 में उसके क्या अधिकार है, राइट्स, उसके पास कौन-कौन से पावर्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 139 जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो नियुक्त की जाती है कि एक अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा, कौन करेगा, उसके बारे में है। सेक्शन आपकी 140 जो है, 140 में बताया गया है कि वो अपना जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन है, वो किसको देगा, रिज़ाइन करना है तो रिज़ाइन कैसे करेगा या फिर उसको कैसे हटाया जाएगा, उसके बारे में है। उसके बाद 141 आ जाता है। 141 में क्या है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, जो अभी आपने देखा भी क्वेश्चंस में कि उसको डिस्क्वालीफाई या उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में है। अब एक बचती है आपकी यहाँ पर 142। तो 142 में क्या है, उसके पारिश्रमिक, उसको जो रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कितना होगा, किस तरह से निर्धारित होगा, इसके बारे में बताया गया है। 143 हो जाता है आपका सेक्शन किसके बारे में, पावर्स एंड ऑडिट एंड ड्यूटीज के बारे में। तो यहाँ पर जो अंकेक्षक है उसकी 139 से लेकर के 143 तक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। सारी सेक्शंस मैंने आपके क्लियर कर दी हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इनको नोट कर लीजिएगा और आपके पूछा रिपोर्ट भी आ जाता है, तो रिपोर्ट भी आपका 143 में ही आ जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिसिंग वाउचर शुड बी रिप्लेस्ड बाई। जो गुम हुए प्रमाणक होते हैं के स्थान पर क्या होना चाहिए, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, डुप्लीकेट वाउचर, सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीय साक्ष्य, फिर डुप्लीकेट वाउचर, नथिंग, कुछ भी नहीं, या फिर ऑडिटर्स इमेजिनेशन, अंकेक्षक की कल्पना। तो यहाँ पर अंकेक्षक कल्पना तो नहीं हो सकता, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ ना दिखाइए तो पूरी तरह से डाउटेड हो जाएंगे आपकी जो अकाउंट्स है, या आपने गलत फर्जी बना लिए हैं। मौखिक साक्ष्य का कोई प्रमाण नहीं माना जाता है जब हम बात अकाउंटिंग की कर रहे होते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट रखे जाते हैं, डुप्लीकेट वाउचर्स होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, यानी कि उसकी कई कॉपीज होती हैं, उसकी प्रतिलिपियां होती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो ऑफिसर्स होते हैं या बैंक्स होते हैं वहाँ पर कई कॉपीज में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, द सीलिंग लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर कैन होल्ड हिज। एक अंकेक्षक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है, 10 का, 20 का, 30 का, 50 का। तो एक अंकेक्षक जो है वो मैक्सिमम 20 का जो कंपनीज होती हैं उनका अंकेक्षण कर सकता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक कंपनी में अंकेक्षक कितने उसकी संख्या, तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक अंकेक्षक जो है मैक्सिमम 20 कंपनीज जो होती हैं उनकी ऑडिटिंग का काम कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वॉचिंग ऑफ सेल्स इज डन यूजिंग। बिक्री का प्रमाणन किसका उपयोग करके किया जाता है, सेल्स इनवाइस, बिक्री बीजक का, गुड्स और स्वर्ड बुक, बाह्य माल पुस्तक, कस्टमर ऑर्डर, ग्राहक के आदेश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सेल्स है, जब हम वॉचिंग का काम कर रहे हैं सेल्स का, तो वहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो उसमें सेल्स इनवाइस भी आता है, जो गुड्स और स्वर्ड बुक है ये भी आएगा, कस्टमर ऑर्डर भी आता है, सारे आ जाएंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑडिटर इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड ही इज लायबल फॉर। यदि कोई अंकेक्षक धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो वह उत्तरदायी है। सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन नो लायबिलिटी, किसी भी तरह के दायित्व का नहीं। तो अगर कोई ऑडिटर होता है उसे गिल्टी या फिर फ्रॉड के उसमें लायबल माना जाता है तो वहाँ पर किस तरह की उसके पर क्या वो आएगी, तो दोनों ही तरह की आ सकती हैं, सिविल भी और क्रिमिनल लायबिलिटी भी। अब डिपेंड करता है उसने किस तरह से किया है, या फिर भूल चूक में हो गया है, या फिर जो है जानबूझ करके किया है, वो डिपेंड करता है। इसमें यहाँ दोनों लायबिलिटीज उसकी बनती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाउचर्स रिलेट्स टू, एक प्रमाणक वाउचर किससे संबंधित होता है? कैश रिसिप्ट से, कैश पेमेंट से, जर्नल एंट्री से, ऑल ऑफ द। तो वाउचर किससे रिलेटेड हो जाता है? उसमें कैश रिसिप्ट भी आती है, पेमेंट भी और जर्नल एंट्रीज भी आती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैग करता है, शेयर होल्डर्स, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर कैग करता है। जो भारत का नैतिक महालेखा परीक्षक होता है वो ही क्या करेगा? अंकेक्षकों की नियुक्ति करता है। अपॉइंट करने का काम कहाँ पर? गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां जो होती हैं वहां पर करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उसमें शेयर होल्डर्स करते हैं एजीएम में, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू, आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज को। अब यहाँ पे क्या है? इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है। तो इंटरनल ऑडिटर जो होगा उसको पहली बात है कि नियुक्त कौन करता है? जो नियुक्त करेगा रिपोर्ट भी तो आप उसी को देंगे। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको नियुक्त कौन करती है? मैनेजमेंट करती है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी भी लिखा हो सकता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल होता है, वो नियुक्त करता है और रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को ही सौंपी जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज कॉल्ड, वृत्त चित्र साक्ष्य, प्रलेखी साक्ष्य की जांच को कहा जाता है? वाउचिंग कहते हैं, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन। तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या होते हैं डॉक्यूमेंट और इसको किस तरह से किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो वाउचिंग कहलाती है, प्रमाणन कहलाती है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल वाउचर, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रमाणक एक्सटर्नल वाउचर है? बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइस, पेटी कैश मेमो, कार्बन कॉपी ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो है वो एक्सटर्नल वाउचर है। तो एक्सटर्नल वाउचर जो आप नहीं बना रहे हैं, जो कंपनी है वो नहीं बना रही है, किसी दूसरे से आपको मिल रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ एक ऐसा है जो कि आपको बैंक से ही मिल रहा है, बैंक प्रोवाइड करा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू किए होते हैं तो बैंक भी उसका अपने पास रिकॉर्ड रखता है, तो वो बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। तो वही स्टेटमेंट जो होगा, जैसे अपने अकाउंट का निकालते हैं स्टेटमेंट, तो वो आपका एक्सटर्नल वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट है, द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाई, अंकेक्षक के पद में आकस्मिक रिक्ति को किसके द्वारा भरा जाता है? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अंकेक्षक के पद में आकस्मिक रिक्ति यानी कि किसी भी रीजन से, इमरजेंसी में कोई भी, आपको कैजुअलिटी में कोई भी ऑडिटर का जो पद होता है वो खाली हो गया है। अब आपको कैसे भरना? एनुअल जनरल मीटिंग तो एक लिमिटेड टाइम होता है, तभी कंडक्ट कराई जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले सूचना देनी पड़ेगी, प्रोसेस होती है पूरी, वो करनी पड़ेगी। लेकिन आपको तुरंत ही अपॉइंट करना है, तो आप कौन उसे अपॉइंट करेगा? तो वहां पर जो कंपनी का काम करने का मेन करते हैं, जो कंपनी का मस्तिष्क कहलाते हैं, ब्रेन कहलाते हैं कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो नियुक्त कर सकते हैं। बाद में जब एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी तो उसमें इसकी क्या होती है, अनुमति लेनी पड़ती है शेयर होल्डर से बाद में। उस टाइम पर काम जो होगा वो ऑडिटर कर लेगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि बाद में जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो चाहे तो शेयर होल्डर्स रखें, चाहे तो उसको हटाकर दूसरा ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो पावर होती है, जो स्वामी कहे जाते हैं, ओनर कहे जाते हैं कंपनी के, वो कौन होता है? वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वॉचिंग ऑफ वेजेस इज डन विद द हेल्प ऑफ, मजदूरी का प्रमाणन किसकी सहायता से किया जाएगा? वे शीट यानी कि मजदूरी पत्रक, अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर परचेज बुक। तो परचेज बुक को कोई लेना देना ही नहीं है, वे शीट देखेंगे और अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 143(1) एन ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस, धारा 143(1) के तहत अंकेक्षक को किस तक पहुंचने का अधिकार होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, ऑल ऑफ द अबव। 143 में क्या था, अभी आपको मैंने बताया है, उसके जो पावर्स हैं और उसकी जो ड्यूटीज हैं। तो पावर्स उसके पास है, तो किस चीज से उनका पावर होता है? वो बैंक ऑफ अकाउंट यानी जो अकाउंट्स होते बनाए हैं कंपनी ने उनको देख सकता है, वाउचर्स को देखेगा, इंफॉर्मेशन ले सकता है ऑफिसर से, सारे पावर्स होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में भी वो होता है, लेकिन उसको वोट देने का राइट नहीं होता मीटिंग में, वो मत नहीं दे सकता अपना मीटिंग में, लेकिन मीटिंग में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी वाउच्ड विद, पूंजीगत व्यय के भुगतान का प्रमाणन किसके साथ किया जाना चाहिए? रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व रसीदें, टाइटल डीड्स, परचेज एग्रीमेंट, सैलरी स्लिप्स, वेतन पर्ची, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो पूंजीगत व्यय होते हैं, वह आपके दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल हो जाता है, दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जो आप बिजनेस कंडक्ट अपना करा रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसमें जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू वाले हो जाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट परचेज की, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको प्रमाणन करना है, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे टाइटल डीड्स या फिर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि आपने कुछ भी परचेज किया मशीनरी को तो एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा, बनेगा, तो आप उसकी वाचिंग जो करेंगे वो उस एग्रीमेंट या फिर जो संलेख होगा उससे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर शुड बी डैश बट नॉट ए डिटेक्टिव। एक अंकेक्षक को होना चाहिए लेकिन जासूस नहीं। सस्पिशियस, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्रेसिव, साइलेंट। अब ये बात आपने काफी पढ़ी भी होगी, देखा भी होगा, और इस पर बहुत सी जो प्रीवियस वीडियोस में बहुत से क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोग को करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक अंकेक्षक को किस तरह का होना चाहिए। डिटेक्टिव नहीं होना चाहिए, पर होना किस तरह का चाहिए। संदिग्ध पर्सन हो, ईमानदार हो, सीधी राह से बोले, आक्रामक हो या फिर मौन हो। तो कमेंट करिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज डन थ्रू। प्राप्य बिलों का प्रमाणन किसके माध्यम से किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल्स बुक, प्राप्य बिल पुस्तक, कैश बुक, रोकड़ बही, पासबुक या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, इससे शॉर्ट में बीआर यानी कि जो आपको मिलना है, ये आपके एसेट होती है, किस तरह की एसेट होती है, करेंट एसेट होती है। तो इसको आप वॉचिंग कर रहे हैं तो किसमें उससे कर रहे हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल बुक भी देखते हैं और कैश बुक भी देखते हैं, दोनों के थ्रू करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर आज जो क्वेश्चन थे मैंने आप लोग के जो इंक्लूड किए हैं, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है या उसका किस तरह से टैग कर देता है, उससे रिलेटेड जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर ली। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्शंस जितनी भी ऑर्डर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं वो आज की वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ ही जो आपके वाउचिंग होता है, ये भी क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन शामिल किए, कुछ मैंने आप लोग को बता भी दिए। तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ये दोनों पॉइंट आपके मिस नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।